Hello guys, today we'll be discussing a very important chapter, a very important topic rather. The topic will be from chapter inflation, and I'll be discussing with you what are the various types of inflation and what is deflation, disinflation. इन सब चीज़ों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस। जब भी कभी प्राइस बढ़ेगा, जब भी कभी महंगाई होगी, तो महंगाई को इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो ठीक है, इन्फ्लेशन है, बट इन्फ्लेशन हम मेजर कैसे करते हैं? इन्फ्लेशन मेजर करने के 3-4 तरीके हैं। एक तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर, फिर है 3 इंडिसेस, पीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर बता देता हूं पहले। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू तो जीडीपी डिफ्लेटर is nominal GDP divided by real GDP into 100, ठीक है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी क्या है? द जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर्स प्राइस। करंट ईयर के प्राइस के ऊपर जीडीपी कैलकुलेट होती है, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी कैलकुलेटेड एट करंट ईयर्स प्राइस, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। एंड जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस ईयर्स प्राइस और बेस प्राइस। जीडीपी कैलकुलेटेड एट बेस प्राइस, और वी कैन आल्सो से बेस ईयर्स प्राइस। ऑलराइट, तो जो जीडीपी बेस प्राइसेस के ऊपर कैलकुलेट होती है उसको हम रियल जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ऑब्वियसली हो सकता है आपको अभी एग्जैक्टली समझ में ना आया हो कि नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी क्या होती है। यू विल बी एबल टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जो हमारा दूसरा, आप नेशनल इनकम के टॉपिक के अंदर जाइए, आपको ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का टॉपिक भी मिल जाएगा, तो उससे आप अंडरस्टैंड करके जीडीपी डिफ्लेटर बता पाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जीडीपी की बात करूं, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर समझने के लिए आपको जीडीपी समझनी पड़ेगी। तो जीडीपी जो है, जीडीपी वी कैलकुलेट इट क्वार्टरली। जैसे अगर मैं बोलूं तो देश, तो एक साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं, राइट। अभी हम यहां हैं जनवरी 2021, है ना। अच्छी समझिए, जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब कि एक साल के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसको जीडीपी बोलते हैं। तो वो तो एक साल की है, पर हम लोग क्या करते हैं, जीडीपी को हर क्वार्टर के बाद भी मेजर करते हैं।
तो हम अब इसकी पहले एक बात, एक और बात बता देता हूं। अगर मैं ईयर की बात भी करूं, तो दो तरह के ईयर होते हैं, कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। अब कैलेंडर ईयर कैसे होता है, जो जैसे हमारे कैलेंडर में साल दे रखा होता है वैसे कैलेंडर ईयर होता है। तो इन कैलेंडर ईयर द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of Jan एंड कंटिन्यूज टिल 31st of December। तो कैलेंडर ईयर हमेशा जनवरी से लेकर दिसंबर तक रहेगा, हमेशा जनवरी से दिसंबर तक। जबकि फाइनेंशियल ईयर जो है, फाइनेंशियल ईयर इट इज ऑलवेज 1st of April टू 31st of March। ऑलराइट, फाइनेंशियल ईयर हमेशा ये रहेगा 1st of April से 31st of March, जबकि कैलेंडर ईयर हमेशा 1st of January से 31st of December तक रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज, कैलेंडर ईयर को जब भी मैं लिखूंगा मैं हमेशा ऐसे लिखूंगा 2019, 1947, तो 1947, 2020, 2020, तो कैलेंडर ईयर हमेशा ऐसा लिखा जाएगा। तो कैलेंडर ईयर क्या है, ये एक कैलेंडर ईयर है, ये पूरे का पूरा एक कैलेंडर ईयर है, ये पूरे का पूरा एक कैलेंडर ईयर है। ठीक है, पर तो कैलेंडर ईयर कैसा है, 2019, 2020 एक कैलेंडर ईयर। बट जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर तो स्प्रेड हो रहा है दो कैलेंडर ईयर के अंदर। तो फाइनेंशियल ईयर कैसे शुरू हो रहा है, ये एक फाइनेंशियल ईयर, ये एक 9 महीने ये और 3 महीने ये, राइट। तो अब आप देखें कि एक फाइनेंशियल ईयर जो है 1st of April से 31st of March, मतलब कि 1st of April से लेके 31 दिसंबर तक, और फिर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक, है ना, ये सीन चलेगा। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो है इट इज स्प्रेड अक्रॉस 9 months of one calendar year and 3 more months of next calendar year, right? तो इसीलिए फाइनेंशियल ईयर इट इज ऑलवेज मेंशन्ड एज 2019-20। जैसे इसको मैं लिखूंगा फाइनेंशियल ईयर 2021, क्योंकि it includes 9 months of calendar year 2020 and 3 more months of calendar year 2021। all right, तो जो जीडीपी है, राइट, हम बात कर रहे हैं जीडीपी। जीडीपी इज कैलकुलेटेड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। जीडीपी फाइनेंशियल ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे कि हम देखेंगे कि 2020-2021 में एक साल के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ उसको बोलेंगे जीडीपी ऑफ 2021। बट इसको मैं 4 भाग में तोड़ दूंगा, ठीक है, एक साल को मैं 4 भाग में तोड़ दूंगा। उसको मैं कैसे लिखूंगा, अब क्या होगा कि समझिए, तो एक ईयर को 4 क्वार्टर में बांट सकते हैं। तो ये 1,
2, 3 और 4, ठीक है, 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने, ठीक है। सो दिस इज 2021, राइट। ये क्या है, दिस इज Q1 कैलेंडर ईयर 2020, ये वाला क्वार्टर। दिस इज Q2 कैलेंडर ईयर 2020, बट ये जो क्वार्टर है इट इज Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। सो दिस इज Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021, ये वाला। दिस इज Q3 कैलेंडर ईयर 2020, बट इट इज Q2 फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो अब जिस क्वार्टर के अंदर हम लोग हैं, ये जनवरी वाला भाग, ये वाला है ना, ये बेसिकली है, दिस इज Q1 कैलेंडर ईयर 2021, बट फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए दिस इज स्टिल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इट इज बेसिकली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2020-21। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जो जनवरी फरवरी वाला क्वार्टर है, जनवरी फरवरी मार्च वाला क्वार्टर है, ये भले ही कैलेंडर ईयर 2021 का पार्ट है, अब भले ही कैलेंडर ईयर 2021 चल गया है, बट फाइनेंशियल पर्पसेस के लिए हम अभी भी 2021 के अंदर हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, राइट। तो एक बात याद रखिए जीडीपी में हमेशा, नॉट जीडीपी में, इकोनॉमिक्स में हमेशा, इकोनॉमिक्स के अंदर सारे कंपैरिजन हमेशा पिछले साल से ही होते हैं। ऑल कंपैरिजन इन इकोनॉमिक्स आर मेड विद द प्रीवियस ईयर। आज तक अगर आपने कहीं भी ये सुना है कि बेस ईयर से कंपेयर हो रहा है, नहीं, बिल्कुल गलत। भले ही जीडीपी हो, भले ही इन्फ्लेशन हो, अगर हम बोलो कि जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है, तो 10% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर मैं बोलूं कि 2020-21 के अंदर जीडीपी हमारी 10% गिर गई है, इसका मतलब कि अगर 2019-20 के अंदर, इसका मतलब 2019-20 के अंदर जीडीपी अगर हमारी 100 रुपये थी, तो 2020-21 के अंदर हमारी जीडीपी 90 रुपये हो गई है, ठीक है। कंपैरिजन पिछले साल से रहेगा। अगर मैं ये बोलूं कि जनवरी के अंदर, जनवरी 2021 के अंदर इन्फ्लेशन 5% थी, तो इसका मतलब अगर जनवरी 2020 के अंदर प्राइसेस 100 रुपये थे, तो जनवरी 2021 के अंदर प्राइसेस 105 रुपये हो गए। समझ में आ रहा है। तो कंपैरिजन हमेशा पिछले साल से रहेगा, समझे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। अब ये चीज समझिए, अगर मैं ये बोलता हूं कि Q1 के अंदर, तो इफ आई से कि जीडीपी इन Q1 if I say that GDP in Q1 financial year 2021 it reduced by 24%, इसका मतलब as compared to same quarter of previous year। समझ में आ रहा है। I told you GDP is compared with the previous year, तो क्या होगा? And no, need to understand one thing, that GDP it is calculated quarterly। जीडीपी को हम क्वार्टर के बाद मेजर करते हैं, हर क्वार्टर में जीडीपी मेजर होती है, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021 में 24% गिरी Q1 के अंदर, इसका मतलब
सेम क्वार्टर ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब कि इस क्वार्टर 1920 के क्वार्टर 1 के मुकाबले यहां पर जीडीपी 24% गिरी। मतलब कि अगर यहां पर जीडीपी 100 रुपए थी तो यहां पर जीडीपी सिर्फ और सिर्फ 74 रुपीज की रही। कि अगर हमने यहां पर 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, 100 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस किए, तो यहां पर सिर्फ नॉट 74%, 76%, तो यहां पर 76 रुपीज का प्रोडक्शन हम लोगों ने किया। अगर मैं बोलूं कि क्वार्टर 2 के अंदर जीडीपी 7% श्रिंक हो गई है, अगर मैं बोलूं क्वार्टर 2 के अंदर जीडीपी 7% श्रिंक हुई है, तो वो 7% इस क्वार्टर के मुकाबले नहीं है, 7% इस क्वार्टर के मुकाबले नहीं, 7% इस क्वार्टर के मुकाबले, मतलब कि जो भी यहां पर जीडीपी थी उसके मुकाबले अब 7% कम है। तो याद रखिए कि जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ठीक है, मतलब कि इस क्वार्टरली कंपेयर किए, क्वार्टरली कैलकुलेट होती है, और इस क्वार्टर को हमेशा पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जाएगा। ऑलराइट, एक और बात, अब जीडीपी कैलकुलेट तो क्वार्टरली होती है, तो हम क्या करेंगे, मेरे को यह बताना है कि भाई अप्रैल मई जून के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ, अप्रैल मई जून के अंदर जीडीपी कितना प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको मैं बोलूंगा जीडीपी ऑफ क्वार्टर 1, जीडीपी ऑफ क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2021, बराबर। पर मेरे को डाटा कब मिलेगा? जीडीपी मेजर कौन करता है? जीडीपी इज मेजर्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये बना है 2020 में। 2020 से पहले जीडीपी कैलकुलेट की जाती थी सीएसओ के द्वारा। सीएसओ स्टैंड्स फॉर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड एक और ऑर्गेनाइजेशन था जो सैंपल सर्वे करता था, जिसको बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 2020 के अंदर इन दोनों को हम लोगों ने कर लिया क्लब, ठीक है। 2020 के अंदर सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसको बोला गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किस किस को क्लब किया? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी पहले ये कैलकुलेट करता था, पर अभी ये नहीं, एनएसओ कैलकुलेट करता है। एंड एनएसओ आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर। प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, राइट इट हियर। ठीक है, तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय एनएसओ व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ठीक है कि जो भी चीज 30 जून को भी प्रोड्यूस हुआ, जो सामान 30 जून को भी प्रोड्यूस हुआ, वो भी क्वार्टर 1 की जीडीपी में आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। पर मेरा सवाल ये है, एनएसओ डाटा कब रिलीज करेगा? हमें कब पता लगेगा कि इस क्वार्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ? क्योंकि सीएसओ क्या करेगा, डाटा तो सीएसओ को भी कलेक्ट करना है, फैक्ट्री से कलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशन से कलेक्ट करना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से डाटा कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट भी करना है, डाटा कैलकुलेट भी करना है, ठीक है। तो सवाल ये है कि हमें कब पता लगेगा देश में कितनी जीडीपी हुई? तो ये बात याद रखिए कि क्योंकि अब टाइम तो लगेगा उसमें, तो एक बात याद रखिए कि जीडीपी इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, ऑलराइट, जीडीपी इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली एंड the data comes out with a lag or with a delay of 2 months, with a lag or delay of 2 months। मतलब कि अप्रैल मई जून की जो जीडीपी है उसका डाटा हमें मिलेगा सितंबर स्टार्टिंग या अगस्त लास्ट में। विल बी गेटिंग द डाटा ऑफ क्वार्टर 1 इन either the final week of August or first week of September। Similarly, क्वार्टर 2 का डाटा हमें मिलेगा either first week of December और
फाइनल वीक ऑफ नवंबर। तो 2 मंथ के डिले के बाद, 2 मंथ के डिले के बाद हमें डाटा मिलेगा। क्लियर? तो द वे जीडीपी इज कैलकुलेटेड क्वार्टरली, हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इन्फ्लेशन। तो जिस तरह से जीडीपी क्वार्टरली कैलकुलेट होती है, सिमिलरली इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड मंथली। इन्फ्लेशन इज कैलकुलेटेड मंथली। तो मतलब मैं कंपेयर करूंगा जनवरी के प्राइस विद प्राइसेस ऑफ जनवरी 2020। तो अगर मैं ये बोलूं कि फरवरी, अगर आया नहीं, बाय द वे आया नहीं है फरवरी अभी, अगर मैं ये बोलूं फरवरी 2021 के अंदर महंगाई 10% बढ़ गई है, इसका मतलब 10% जनवरी के मुकाबले। तो अगर मैं ये बोलूं कि फरवरी के अंदर इन्फ्लेशन 10% है, इफ आई टेल दैट इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी इज 10%, it means prices have increased by 10% as compared to February of 2020 and not of January 2021। तो ये मंथ, ये बस हमेशा याद रखना, कंपैरिजन हमेशा ऐसे होगा, ये क्वार्टर इस क्वार्टर के साथ, ये क्वार्टर इस क्वार्टर के साथ, ये मंथ इस मंथ के साथ, ये मंथ इस मंथ के साथ, ये मंथ इस मंथ के साथ। इन्फ्लेशन के केस में मंथ, इन्फ्लेशन के केस में मंथ, ये मैंने उल्टा लिख दिया, जीडीपी क्वार्टरली होगा और इन्फ्लेशन जो है वो मंथली कैलकुलेट होगा, ये बस याद रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स नाउ कम ओवर देयर, इन्फ्लेशन के ऊपर वापस चलते हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी डिफ्लेटर, वो है नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है, अभी अगर जीडीपी क्वार्टरली कैलकुलेट हो रही है तो जीडीपी डिफ्लेटर भी क्वार्टरली आएगा। सो जीडीपी डिफ्लेटर इज रिलीज्ड क्वार्टरली। जीडीपी डिफ्लेटर इज रिलीज्ड क्वार्टरली, पर एक बात याद रखिए जो आपको बाद में समझ में आएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर मेजर्स इन्फ्लेशन फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। और जीडीपी क्या है? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जीडीपी मेजर करेगा इन्फ्लेशन सब गुड्स और सर्विसेज के लिए। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई में ऐसा नहीं है। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई दे मेजर इन्फ्लेशन ओनली फॉर अ सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स। ये पीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपी क्या है थोड़ी देर में बताता हूं। पीपीआई इज प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, वो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड द लास्ट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। तो पीपीआई, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई सिर्फ एक बास्केट ऑफ गुड्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहां पर पीपीआई कैलकुलेट ही नहीं हो रहा है, तो मैं सीपीआई, डब्ल्यूपीआई की बात करूं, दे आर कैलकुलेटेड फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स। ऑलराइट, और डब्ल्यूपीआई, सीपीआई के बेनिफिट क्या है? इनसे जो हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई आर कैलकुलेटेड मंथली। डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई आर कैलकुलेटेड मंथली। जो मैंने यहां पर आपको बताया, कि जीडीपी की इन्फ्लेशन इज मेजर्ड मंथली, वो जो मेजर मंथली हो रहा है वो बेसिकली सीपीआई, डब्ल्यूपीआई हो रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई, सीपीआई से मंथली मेजर होगा, पर मेरा सवाल यह है कि जनवरी में कितनी इन्फ्लेशन है, जनवरी में कितनी इन्फ्लेशन है मेरे को कब पता लगेगा? कुछ डिले तो 100% है, तो जो डिले है वो इन्फ्लेशन के केस में 15 डेज का है, बेसिकली 2 वीक्स। मैंने क्या बोला? इन जीडीपी के अंदर, जीडीपी इज मेजर्ड क्वार्टरली, डाटा कम्स आउट विद 2 मंथ लैग पीरियड। इन्फ्लेशन इट इज कैलकुलेटेड मंथली, बट डाटा कम्स आउट विद 2 वीक लैग पीरियड। तो मेरे को फरवरी मिड के अंदर मेरे को पता लग चल जाएगा कि जनवरी में कितने इन्फ्लेशन है, जनवरी में कितने महंगाई है। तो
WPI CPI इन्फ्लेशन कैलकुलेट करेंगे मंथली, बट एंड डाटा कम्स आउट विथ 2 वीक लैग पीरियड। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर की बात करूं तो जीडीपी डिफ्लेटर क्वार्टरली मिलेगा, WPI CPI से जो इन्फ्लेशन मिलेगी वो मंथली मिलेगी। यहां पर डिले रहेगा 2 मंथ्स का, वहां पर डिले रहेगा 2 वीक का। ये मेजर करेगा फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, दिस विल मेजर इट फॉर अ बास्केट ऑफ गुड्स। ऑलराइट, तो ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है इन्फ्लेशन का, जीडीपी का। इन्फ्लेशन कैसे मेजर करते हैं हम लोग, कैसे कंपेयर कर रहे हैं, और जीडीपी कैसे कंपेयर कर रहे हैं, सब नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ये सब। ठीक है, सो दैट इज WPI CPI। लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द आर्टिकल, with the discussion. Suppose he's a farmer, wholesaler, retailer, customer. All right. Now, suppose farmer, he is selling potatoes, he is producing potatoes, he sells those potatoes to wholesaler, wholesaler sells to retailer, and retailer sells to customer. Alright, now suppose prices above the arrow are for January 2020 and below the arrow are for January 2021. So farmer, he sells to wholesaler potatoes say for 40 rupees per kg. Just random numbers, alright? Just random number. Thought 40 rupees per kg. Wholesaler sells to retailer for say 50 rupees per kg. Retailer sells to customer for say 60 rupees per kg. Next year, farmer sells to wholesaler for say 47 rupees per kg. Wholesaler is selling to retailer for say 60 rupees per kg, and retailer is selling to customer for say 73 rupees per kg. Alright, just random numbers. Now say this. In this case, prices have increased at the producer level. Here, prices have increased at wholesale level, and here prices have increased at the retail level. Alright. So if we have to calculate inflation at producer level, we will calculate it using producer price index. To calculate inflation at a wholesale level, we have wholesale price index, and to calculate inflation at retail level, we have consumer price index. Alright. So that's why we have three different indices. We have PPI, WPI and CPI. अगर
प्रोड्यूसर लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। अगर होलसेल लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और अगर कंज्यूमर लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अभी पीपीआई हमारे यहां पर नहीं बना है, एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी गवर्नमेंट ने, एक्सपर्ट कमेटी ने अपने व्यूज भी दिए हैं, बट दोज व्यूज हैव नॉट बीन येट इंप्लीमेंटेड। सो एक्सपर्ट कमेटी वाज सेट अप to finalize PPI. That expert committee has given its report also, but we haven't yet implemented PPI. So currently we have only WPI and CPI. All right, आगे चलते हैं। अब सपोज करो जो नंबर्स में लिख रहा हूं कि सपोज 100 सपोज ये सब नंबर्स जो हैं, ये सब नंबर्स जो हैं दे रिप्रेजेंट प्राइसेस। मतलब कि प्राइस जनवरी 2011 का, प्राइस जनवरी 2012, प्राइस जनवरी 2013, 2014, 2015, 2016 लाइक दिस। ठीक है, अब कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज एंड द सेकेंड हाफ ऑफ द सीरीज? सीरीज के फर्स्ट हाफ में कुछ सीरीज के फर्स्ट हाफ में मतलब कि यहां से लेके यहां तक, और सेकेंड हाफ में मतलब यहां से लेके यहां तक, क्या आपको कुछ डिफरेंस दिखता है? पहली बात, क्या प्राइस बढ़ रहा है? यस, प्राइस बढ़ रहा है। तो ये जो प्राइस बढ़ रहा है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, जब दाम बढ़ते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज इंक्रीज इन प्राइस। बट यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर प्राइस कितना बढ़ा? यहां पर 10% बढ़ा, यहां पर 12% बढ़ा, यहां पर 20% बढ़ा, 66% बढ़ा, 100% बढ़ा। अब जनरली ऐसे कभी होता नहीं कि 66% या फिर 100% प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जनरली डजंट हैपन दैट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर प्राइसेस आर इंक्रीजिंग बाय 66% और से 100%। हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ठीक है, तो देखिए यहां पर प्राइस बढ़ रहा है पर यहां पर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो here prices are increasing by leaps and bounds और this is called a drastic increase in price. है ना? This is the drastic increase in price. This is called hyperinflation. This is called hyperinflation. ठीक है, तो इन्फ्लेशन क्या है? इन्फ्लेशन है इंक्रीज इन प्राइस, और ड्रास्टिक इंक्रीज इन प्राइस, बहुत ही ज्यादा प्राइस के अंदर इंक्रीज को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज ये अब क्या इस केस के अंदर प्राइस बढ़ रहा है? प्राइस तो बिल्कुल बढ़ रहा है, बट यहां कितना बढ़ा? यहां बढ़ा 10%, यहां बढ़ा 4%, 2% और 1% से कम, है ना? तो यहां क्या हो रहा है? प्राइस तो बढ़ रहा है बट प्राइस बढ़ने की दर कम हो रही है। द प्राइस इज इंक्रीजिंग, द प्राइस इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन क्या होता है? डिसइन्फ्लेशन इज
increase in price but at a decreasing rate. इंक्रीज इन प्राइस एट अ डिक्रीजिंग रेट को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन. ऑलराइट, ठीक. तो डिसइंफ्लेशन क्या है? इंक्रीज इन प्राइस एट डिक्रीजिंग रेट को बोलते हैं डिसइंफ्लेशन. फिर आगे चलते हैं. यहां पर देखिए क्या है, यहां पर प्राइस एक्चुअली कम हो रहा है. 100, 90, 80, 70 प्राइस कम हो रहा है. तो दिस इज कॉल्ड डिफ्लेशन. ये है डिफ्लेशन. तो डिफ्लेशन इज डिक्रीज इन प्राइस. दिस पार्ट इज कॉल्ड डिफ्लेशन. इसको बोलते हैं डिफ्लेशन. पर फिर 70 के बाद प्राइस फिर से उठा, 80, 90, 100. ठीक है. तो गिरने के बाद जब प्राइस फिर से उठता है, वंस आफ्टर फॉलिंग डाउन व्हेन द प्राइसेस गो अप अगेन, तो इसको बोलते हैं रीफ्लेशन. अब जैसे टायर में से हवा निकल जाती है, हम कहते हैं नहीं टायर डिफ्लेट हो गया, तो उसको रिफ्लेट कर दो, फिर से हवा भर दो. तो हवा कम हो गई तो डिफ्लेशन, प्राइस कम हो गई तो डिफ्लेशन, हवा फिर से बढ़ गई तो रिफ्लेशन, 100 के ऊपर फिर से जाएगा तो फिर से इन्फ्लेशन. ठीक है. जनरली क्या होता है कि व्हेनेवर देयर इज ग्रोथ, तो ग्रोथ के कारण क्या होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है. ग्रोथ के कारण लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. सो इफ देयर इज इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, इट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, विच लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड. और जब डिमांड बढ़ती है चीजों की तो इन्फ्लेशन भी होती है. ठीक है. तो जनरली क्या होता है, जनरली ग्रोथ इज अकम्पनीड विद इन्फ्लेशन. ग्रोथ इज अकम्पनीड विद इन्फ्लेशन. जब भी ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन होगी. ये जरूरी नहीं है कि अगर इन्फ्लेशन हो तो ग्रोथ भी हो, क्योंकि जो ग्रोथ के कारण इन्फ्लेशन हो रही है वो डिमांड के कारण हो रही है, डिमांड बढ़ने के कारण हो रही है. पर इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने के कारण भी बढ़ सकती है और इन्फ्लेशन सप्लाई कम होने के कारण भी बढ़ सकती है. अगर टमाटर की फसल खराब हो गई तो उसके टमाटर के ऊपर ओले पड़ गए, और से इफ देयर इज क्रॉप फेलियर ऑफ टोमेटो क्रॉप बिकॉज ऑफ अनसीजनल हेल स्टॉर्म, so because of that there will be crop failure. Because of that the supply of tomatoes will reduce. The demand is still the same but the amount of tomatoes coming in the market will reduce. बाजार में जो टमाटर आ रहा है वो कम हो जाएगा, उसके कारण प्राइस बढ़ जाएगा. ठीक है. तो सप्लाई कम हुई तो प्राइस बढ़ा. अब अगर सपोज करो टीना डाबे, कनिष्क कटारिया, जितने भी टॉपर्स हैं, प्रदीप सिंह, ये सब टॉपर्स आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये बोलते हैं कि हमने टॉप इसलिए किया क्योंकि हम दिन में 1-1 किलो टमाटर खाते थे. सुबह खा लिए 300 ग्राम, दोपहर को 300 ग्राम खा लिए, रात को 300 ग्राम खा लिए. So these toppers they conduct a press conference that the reason they
top the exam because they ate a kg of tomatoes every day. In that case, what will you do? You people will also start consuming tomatoes. तुम भी सुबह शाम टमाटर ही खाओगे, तो उस केस में टमाटर का प्राइस बढ़ेगा क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड बढ़ने के कारण बढ़ती है, इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने के कारण भी होती है और सप्लाई कम होने के कारण भी होती है। इन्फ्लेशन नहीं बढ़ती है, प्राइस बढ़ने को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये बात याद रखिए कि अगर ग्रोथ है तो इन्फ्लेशन है वो डिमांड के कारण है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ग्रोथ है, ग्रोथ होगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और आई कैन से अगर ग्रोथ है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट, तो अगर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, और अगर और इसको मैं बोल सकता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कम है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, राइट। सो इफ एम्प्लॉयमेंट इज हाई ऑब्वियसली इन्फ्लेशन विल बी हाई, और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इज लेस इन्फ्लेशन इज हाई, एंड इफ employment is less तो demand is less, hence inflation will be less, and if इसको मैं बोल सकता अगर employment कम है मतलब unemployment ज्यादा है, अगर unemployment ज्यादा है तो inflation कम है। समझ में आ रहा है? अगर इसको मैं ग्राफ में प्लॉट करूं, अगर एक ग्राफ बनाऊं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, अगर एक ग्राफ बनाऊं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का, तो वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। वो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जिसे बोलते हैं हाइपरबोला। ये एक हाइपरबोला है। ये देखिए, ये पॉइंट देखिए, इस पॉइंट के ऊपर इन्फ्लेशन कम है, ये पॉइंट है ना, यहां पर आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, इन्फ्लेशन कम है, ये पॉइंट देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो इनवर्स रिलेशन है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई है तो इन्फ्लेशन कम है। दैट्स व्हाट वी हैव प्लॉटेड हियर। इस कर्व को बोलते हैं फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व, ऑलराइट। एक और चीज बताया था, और वो कंसेप्ट है स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है? Stagflation, it comes from two words. Stagnant and inflation. जनरली क्या होता है कि अगर ग्रोथ है तभी इन्फ्लेशन होती है, अदरवाइज इन्फ्लेशन नहीं होती है। बट मैं करंट सिनेरियो की बात करूं, अगर मैं क्वार्टर 2 की बात करूं, नवंबर दिसंबर के पीरियड की बात करूं, तो उस टाइम ग्रोथ नहीं थी, ग्रोथ नहीं थी, पर फिर भी प्राइसेस हाई थे, राइट। अगर ऐसा हो कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो बट फिर भी इन्फ्लेशन हो, उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। सो व्हेन इकोनॉमी इज स्टैग्नेंट एंड स्टिल देयर इज इन्फ्लेशन, इट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। ये क्यों होगा? ये सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स के कारण होगा। कि जब सप्लाई कम हो जाएगी, जैसे नवंबर दिसंबर की बात करूं, ग्रोथ तो कुछ भी नहीं थी, पर टमाटर आलू का प्याज प्राइस 50-50 60 रुपए 60 रुपए किलो जा रहा था, सप्लाई ही नहीं थी। तो सप्लाई नहीं है और ग्रोथ भी नहीं है, तो इस टाइम जो इन्फ्लेशन होगी उसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक कंप्लीट हुआ जहां पर हमने कंपेयर कर दिया। अब एक और चीज आपको दिखाता हूं मैं। अभी आप ये सोचिए कि ये जो जितने भी नंबर्स हैं,
ये नंबर्स प्राइसेस नहीं है, ये नंबर जो है वो जीडीपी है। जीडीपी 2011 के, जीडीपी 2012 के, जीडीपी 2013 के, जीडीपी 2014 के, ऐसे जीडीपी है। ठीक है, अब फिर से इसको बना लीजिए। यही नंबर लेकर चलते हैं, ये सब जीडीपी है, राइट। तो क्या यहां पर फर्स्ट वाले में जीडीपी बढ़ रही है? हाँ, जीडीपी बढ़ रही है, बट फर्स्ट हाफ में और क्या सेकंड हाफ में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये पार्ट और ये पार्ट में क्या अंतर है? हाँ, यहां पर जीडीपी बढ़ रही है और वहां पर जीडीपी बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रही है, राइट। तो whenever there is increase in GDP, it is called growth। तो ग्रोथ क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी को इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो ये क्या है? यहां पर जो जीडीपी है इट्स इंक्रीजिंग ड्रास्टिकली, सो दिस इज ड्रास्टिक इंक्रीज इन जीडीपी, ड्रास्टिक इंक्रीज इन जीडीपी। इस ड्रास्टिक इंक्रीज इन जीडीपी इसको बोलते हैं बूम। ठीक है, अब टेक्निकली बूम की कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कि कितना परसेंट ग्रोथ को बूम बोला जाए, 10% को, 20% को, 30% को, 50% ग्रोथ को किसको बूम बोला जाए, कोई डेफिनेशन ही नहीं है। आज तक वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही बार बूम आया है जब एक बार यूएस की जीडीपी 25% से बढ़ी थी और एक बार यूएस की जीडीपी 27% से बढ़ी थी। The countries of the world has witnessed boom only twice. When once the GDP of US increased by 25% and another time it increased by 27%. Otherwise, even to get double-digit growth, 10% growth भी लाना बहुत मुश्किल है. It's very difficult to get 10% growth rate. So generally, any growth rate of 10% or more is considered as boom. Any growth rate of 10% or more is considered as boom. Alright, तो वो बूम है कि ड्रास्टिक इंक्रीज इन जीडीपी। अब यहां पर आप देखिए ये कितना है, यहां पर भी जीडीपी बढ़ रही है, बट जिस रेट के ऊपर जीडीपी बढ़ रही है वो कम हो रहा है, राइट। तो इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लो डाउन। ये सारा प्रोसेस है स्लो डाउन। स्लो डाउन क्या है? इंक्रीज इन जीडीपी एट डिक्रीजिंग रेट। इंक्रीज इन जीडीपी एट डिक्रीजिंग रेट, इट इज कॉल्ड स्लो डाउन। ये वाला पार्ट देखिए, यहां पर जीडीपी एक्चुअली गिर रही है। तो whenever there is fall in GDP, it is called recession. It is recession. A fall in GDP, it is called recession. All right. अब रिसेशन, टेक्निकली रिसेशन की डेफिनेशन क्या है? टेक्निकल रिसेशन का मतलब है डिक्रीज इन जीडीपी for 2 consecutive quarters.
डिक्रीज इन जीडीपी टू फॉर 2 consecutive quarters, इट इज कॉल्ड रिसेशन। एग्जाम्पल देता हूं, केस 1 ये है, केस 1 ये है, केस 2 ये है। आप लोग मेरे को ये बताइए कि आउट ऑफ केस 1 एंड केस 2 इन्फ्लेशन क्या है, सॉरी रिसेशन कौन सा है? केस 1 और केस 2 में कौन सा रिसेशन है? एक बात हमेशा याद रखिए दैट जीडीपी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड क्वार्टरली एंड इट्स ऑलवेज कंपेयर्ड विद द प्रीवियस ईयर। इन इकोनॉमिक्स ऑल कंपैरिजंस आर विद द प्रीवियस ईयर। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए, इज जीडीपी डिक्रीजिंग इन क्वार्टर 1? यस, जीडीपी इज डिक्रीजिंग इन क्वार्टर 1। इज जीडीपी डिक्रीजिंग इन क्वार्टर 2? यस, जीडीपी इज डिक्रीजिंग इन क्वार्टर 2। सो केस 1 इज अ केस ऑफ रिसेशन। केस 2 देखिए, क्या क्वार्टर 1 में जीडीपी कम हो रही है? हाँ कम हो रही है। क्या क्वार्टर 2 में भी जीडीपी कम हो रही है? हाँ कम हो रही है। तो केस 2 भी एक रिसेशन है। मैंने क्या बोला कि हमेशा कंपैरिजन ईयर वाइज होगा, ये इससे कंपेयर नहीं होगा, या इससे कंपेयर नहीं होगा। कंपैरिजन हमेशा सेम क्वार्टर का पिछले साल से होगा। तो केस 1 और केस 2 दोनों ही रिसेशन है। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिप्रेशन। अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है, देखिए डिप्रेशन की भी कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। जिस तरह से बूम की कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, उस तरह से डिप्रेशन की भी कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है। When a recession continues for longer period of time, जब रिसेशन बहुत लंबी देर तक चले, 2 महीने चला तो रिसेशन है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर जीडीपी गिरी, उसको तो रिसेशन बोलते ही बोलते हैं। बट अगर जीडीपी 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक जीडीपी गिर ही रही है, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो डिप्रेशन क्या है? अ स्वीयर और ड्रास्टिक डिक्रीज इन जीडीपी, और आई कैन से व्हेन रिसेशन बिकम्स स्वीयर और ड्रास्टिक, when recession becomes severe or drastic, it is called depression। अब 70 तक जीडीपी गिर गई, राइट? हमने क्या बोला? 700, 90, 80, 70, 70 तक जीडीपी गिरी, पर 70 के बाद जब जीडीपी फिर से गिरकर ओरिजिनल लेवल तक आई, उसको बोलते हैं रिकवरी। उसको बोलेंगे रिकवरी। तो रिकवरी क्या है? व्हेन जीडीपी फॉल्स डाउन एंड देन जीडीपी स्टार्ट्स ग्रोइंग अप अगेन, इट्स कॉल्ड रिकवरी। एक बार जीडीपी गिर गई, गिरने के बाद जीडीपी फिर से उठी, तो जब तक वो ओरिजिनल लेवल तक ना आए तब तक वो रिकवर ही कर रही है। एक बार ओरिजिनल लेवल तक आ गए, एक बार 100 तक आ गए, 100 के बाद तो वो ग्रो ही करेगी। मेरा वेट 75 किलो है, मैं 75 से मेरा वेट कम होना शुरू हुआ, 72, 71, 65, 60 तक चला गया। तो क्या 60 से जब मेरा वेट फिर से 62 होगा तो क्या मैं ये बोलूंगा मेरी ग्रोथ हो रही है? नहीं। जब तक 60 से लेकर 75 तक नहीं आऊंगा तब तक मैं उसको अपनी रिकवरी ही बोलूंगा। 75 के बाद ऊपर बढ़ा, उसको मेरी ग्रोथ मानी जाएगी। तो अगर 70 से 100 तक गया तो वो रिकवरी है, वो ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कौन सा पोर्शन? कंपैरिजन ऑफ ग्रोथ, बूम, स्लो डाउन, डिप्रेशन, रिसेशन, रिकवरी, ये सब।
ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है।